देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी बकाये को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को झारग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने केंद्र से राज्यों का जीएसटी बकाया चुकाने की मांग की। उन्होंने कहा कि या तो केंद्र सरकार जीएसटी बकाया दे या फिर जीएसटी ही खत्म कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि साल भर पहले इस मुद्दे को लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। ममता ने कहा कि जीएसटी बकाये के लिए क्या मुझे आपके पैरों में गिरकर भीख मांगनी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि 100 दिन की जॉब गारंटी योजना के लिए हमारा बकाया दें या फिर अपनी कुर्सी छोड़ दें। 100 দিনের কাজের টাকা এটা ম্যান্ডেটরি অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। তা সত্ত্বেও 1 বছর আগে আমি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখা করে এসেছি। এবার কি পায়ে ধরতে হবে? আমাদের টাকা আমাদের ফিরিয়ে দাও, তা নাহলে জিএসটি বন্ধ করে দাও। আমাদের টাকা আমাদের দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। 100 দিনের মানুষের কাজের টাকা না দিলে মানুষ সহ্য করবে না। এরা গরিব মানুষ, এরা মাটির মানুষ, এরা মায়ের মানুষ। उधर केंद्र सरकार और विपक्ष शासित राज्यों के बीच पेंशन की रकम को लेकर अब टकराव तूल पकड़ रहा है। इस लड़ाई के बीच आए लोगों का पैसा फंसा हुआ है। आने वाले दिनों में ये मसला कोर्ट में जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे 17,500 करोड़ रुपए की मांग की। उसका कहना है कि वो अपने लोगों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी, लेकिन केंद्र ये पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। अब राज्य सरकार कोर्ट में जाने की तैयारी में है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक जून में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखी इन चिट्ठियों का कोई जवाब अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिला है। राज्य सरकार ने इसके बाद कानूनी राय ली है। इसके पहले एनपीएस की निगरानी करने वाले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जमा रकम को राज्य सरकार को लौटाने की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और 192 लोगों की सहमति उसे मिल चुकी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटना चाहते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये शुरुआत है। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम स्वागत करेंगे। अब सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे हैं और हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया। तो अब वो पैसा हमको लेना ही है और देना होगा उनको। हमारे पैसा कैसे रोक सकता, कर्मचारियों के पैसे उसको रोक कैसे सकते हैं? लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सही नहीं है। देखिए, कर्ज के दलदल पर लगातार धंसते जा रही छत्तीसगढ़ की सरकार दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुकी है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को एचआर और डीए तक न दे सके वो कुछ और देगी, इसकी उम्मीद कम है। ये अपनी जिम्मेदारियां भविष्य के सरकार पर डाल रही हैं, क्योंकि 2004 में जो कर्मचारी ज्वाइन किया है वो लगभग 30 साल बाद 2030 से 35 के बीच रिटायर होगा और तब ये सरकार नहीं रहेगी, ये तो तय है। सबसे पहली बात ये है कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी 10% अंशदान करता था और उतना ही नियोक्ता करता था, बल्कि अब नियोक्ता तो 14% अंशदान कर रहा है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में इस सरकार को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये तो आज ही 5 लाख कर्मचारियों का 1000 से 1200 करोड़ रुपए बचा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ अकेला राज्य नहीं है। राजस्थान भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुका है और अब ये मुद्दा हिमाचल के बाद गुजरात में भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया किसने। केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड और केरल में भी ये आवाज उठ रही है। कई राज्य इसको लेकर कमेटी भी बना चुके हैं। उधर केंद्र के आंकड़ों के तहत मार्च 2022 के महीने के एनपीएस के तहत जो ओपीएस की ओर लौट रहे हैं या लौटना चाहते हैं, उनके राजस्थान के 40,000 करोड़, छत्तीसगढ़ के
17,500 करोड़, पंजाब के 16,700 करोड़ और झारखंड के 10,500 करोड़ रुपए जमा हैं। वैसे नियमों के तहत चाहे तो कर्मचारी फंड से रकम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं। एनपीएस से जुड़ने के 5 साल बाद ही कर्मचारी 20% तक रकम निकाल सकते हैं। वैसे इस साल फरवरी तक 22,74,000 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55,44,000 राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत नामांकित थे। केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कई राज्य सरकारों ने जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है उसे रोकना शुरू कर दिया है। वैसे आमतौर पर जो एक कर्मचारी है वो 10% एनपीएस कंट्रीब्यूशन देता है और साथ में राज्य सरकारें 10 से 14%। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि कई एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी महाराष्ट्र में है। कुछ दिन बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में दाखिल होगी। सचिन पायलट बुधवार को महाराष्ट्र में ही यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन इन सबके बीच गुज्जर आरक्षण समिति ने मांगों पर ध्यान नहीं देने पर राजस्थान में इस यात्रा को रोकने की धमकी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगी और यात्रा को सफल बनाने के लिए राजस्थान कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल रात को हमने जब कैबिनेट मीटिंग करी है तो उसमें डिस्कशन कर लिया है, तमाम मंत्री लोग भी जाएंगे और अभी जो रूट बना है उसमें जो हमारे एमएलएज हैं, मंत्री हैं, वो भी अभी रेखी भी करेंगे अपने हिसाब से। बाद में हम लोग सब जिम्मेवारी बांटेंगे आपस के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी या पदाधिकारी हैं चाहे वो मंत्री हैं, सब मिलके पूरा रूट बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से यात्रा यहाँ होगी संपन्न और बहुत शानदार राहुल गांधी जी की थीम जो है महंगाई की है, बेरोजगारी की है और साथ में देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो। मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, न सिर्फ कांग्रेसजनों में लेकिन सभी नागरिकों में उसका बड़ा उत्साह है कि यात्रा आएगी और बड़ा ऐतिहासिक उसका यहाँ स्वागत होगा। और अब तक जो हमने देखा है लाखों के तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी यात्रा कर रहे हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो आपस में टकराव है, संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो गए हैं। लेकिन राजस्थान में पायलट और गहलोत गुट आमने सामने हैं। सचिन पायलट ने पहले ही मांग कर दी है कि राजस्थान में राजनीतिक असमंजस खत्म हो और उनका महाराष्ट्र की वाशिम में यात्रा में शामिल होना अपने आप में अहम माना जा रहा है। ऐसे में दोनों की गुटबाजी यात्रा पे भारी नहीं पड़ सके, इसको लेकर भी कांग्रेस चौकस है। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। समय की बात, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान ही नहीं, अब गुज्जर आरक्षण मंच ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। 5% अतिरिक्त आरक्षण मिलने के बाद नौकरियों का बैकलॉग है और शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो राजस्थान सरकार है इसके साथ हमारे पिछले 4 साल में 2 समझौते हो चुके हैं, लेकिन उन समझौतों का जो क्रियान्वयन उस समय हुआ उसके बाद जो पेंडिंग मैटर्स हैं उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ना तो 233 की नौकरियों पे कोई क्लैरिटी आई है जबकि वो लीगली वैलिड है। 6 महीने से बच्चे दर दर भटक रहे हैं। हमारे केसेस जो जिनका निस्तारण होना था 4 साल से उनके केसेस का निस्तारण नहीं हुआ। हमारी देवनारायण योजना में 13,000 छात्रवृत्तियाँ पिछले 3 साल से पेंडिंग है। हमारे देवनारायण योजना के, गुरुकुल योजना के स्कूलों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारी बाकी जो चीज़ें हैं वो हो नहीं रही हैं, बैकलॉग अभी तक मिला नहीं है। हमारा सीधा सा कहना है 4 साल से हम लोग बैठ लिए, बहुत मनवार कर ली, बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, अन्यथा हम राहुल गांधी जी को, सम्मान्य राहुल गांधी जी को राजस्थान में गुजरने नहीं देंगे। ये पूरा गुर्जर समाज एकजुट है इस बात को लेकर के। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में दाखिल होने की है। यात्रा पूर्वी राजस्थान होते हुए आगे बढ़ेगी, जो गुज्जर बहुल्य क्षेत्र है। यही वो इलाका है जहां पहले भी गुज्जरों ने आरक्षण के नाम पर हिंसक आंदोलन किया था। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को अब तक गड्ढा मुक्त हो जाना था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 15 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन जैसा कि हर वादे और दावे के साथ होता है, गड्ढा भराई की रस्म वक्त पर पूरी नहीं हो सकी है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। यूपी के पीलीभीत में इस सड़क को बनाने में सरकार ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए। 7 किलोमीटर लंबी सड़क का हाल ये है कि फावड़ा तो छोड़िए, आप अपने हाथ से जहां चाहे वहां से आसानी से इसे उखाड़ सकते हैं। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकार करती है। लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों के भ्रष्ट तंत्र के मिली भगत से बनी सड़क बस 3 दिन में उखड़ गई। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने इस वीडियो को ट्वीट कर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से कार्रवाई की मांग की। ये तस्वीरें वायरल होने के बाद पीलीभीत के डीएम ने जांच बैठा दी। सड़क का जो वीडियो वायरल हुआ था और मैंने उसका संज्ञान लेते हुए हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी है, उनको मौके पे भेज करके जांच कराई और वहां जा करके उस जगह पे उन्होंने देखा तो प्रथम दृष्टया शिकायत की पुष्टि हुई है और उस पर मैंने जो फर्म है वीके कंस्ट्रक्शन, उसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए लेटर भेजा है और जो साइट जिनको पर्यवेक्षण करना होता है वहाँ पे जो संबंधित जेईई है, जिनका उत्तरदायित्व था कि इसकी क्वालिटी जो मेंटेन करते हैं, उनके खिलाफ भी शासन को कार्रवाई के लिए मैंने पत्र भेजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर यानी मंगलवार तक प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन हर जिले से आ रही ऐसी तस्वीरों के चलते ये मियाद 15 दिन और बढ़ा दी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया कि प्रदेश के करीब 78% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। बाकी शेष बची 22% सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ये गाजियाबाद के पॉश क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सड़क है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, आप देख सकते हैं। यहाँ आए दिन जो है लोग ई रिक्शे से, स्कूटर से गिरते हैं, धूल उड़ती है। और वैसे ये सड़कें आपको उत्तर प्रदेश के हर जिले में मिल जाएंगी जहां सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। वैसे 15 दिन और मांग रही है सरकार गड्ढे मुक्ति के लिए, तो 30 नवंबर तक और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की हकीकत ये गाजियाबाद के पॉश एरिया की सड़क बताती है। अपने सहयोगी आजम और पीलीभीत में हरपाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2022 में व्यापारिक निर्यात पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में 17% घट गया। हालांकि ओवरऑल एक्सपोर्ट में मामूली बढ़त दर्ज की गई। पिछले कई दशक से कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े ओपी गर्ग तनाव में हैं। एक समय यूरोप से 50% तक महंगे कारपेट के एक्सपोर्ट ऑर्डर आते थे, लेकिन आर्थिक संकट गहराने से कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस घटता जा रहा है। जो अनिश्चितता है बाजार में, उसकी वजह से जो खरीदार हैं, जो बड़े खरीदार हैं, क्या वो अब भी भारत आ रहे हैं कारपेट? नहीं, अभी भी नहीं आना हुआ। अभी भी वीजा की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, ये जो लड़ाई चल रही है रसिया का यूक्रेन की, इसकी वजह से अभी लोग कोई भी विजिट नहीं करना चाहते और ना ही वो माल खरीदना चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कल को बम गिर गया हमारी सिटी में तो क्या करेंगे। तो ये एक, लेकिन डिमांड है, लोगों के पास माल नहीं है। आज डिमांड है, वो मांगना चाहते हैं लेकिन खरीदना नहीं चाहते, ये लड़ाई की वजह से। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से कई विकसित देशों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और कई तरह के सामान की मांग घटती जा रही है। इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में कारोबारी निर्यात 35.73 बिलियन डॉलर का था, जो अक्टूबर 2022 में घटकर 29.78 बिलियन डॉलर रह गया, यानी करीब 16.79% कम। हालांकि मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर को मिलाकर कुल एक्सपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में 56.1 बिलियन डॉलर था, जो अक्टूबर 2022 में थोड़ा बढ़कर 58.36 बिलियन डॉलर हो गया। कोरोना आया तो क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। अब गवर्नमेंट को ये लड़ाई की वजह से कुछ ना कुछ एक्सपोर्टर्स को, खास तौर से ट्रेडिशनल जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, कॉटेज सेक्टर जैसे कारपेट है, हैंडलूम है,
इन लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी देनी बढ़ानी पड़ेगी और जो हमारा इंटरेस्ट जो हमारा लाइसेंस था 5% का उसको रेस्टोर करना पड़ेगा क्योंकि 5-7% की वजह से आज हम काम नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंटों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। कोरोना संकट के दौरान एक्सपोर्ट सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब रूस यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी का साया एक बार फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी जल्दी पहल करती है। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।